हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। देखो गाइस, अब हार्टली वेलकम इन आवर क्लास। देखो गाइस, हम कल नाउन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। हमने नाउन की टाइप वगैरह सब देखी है। नाउन की टाइप्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम नाउन टॉपिक को लेकर उसके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे कि क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें उनको सही करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस या सावधानियां रखनी होगी, उनको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग हो गया भाई। आप सारे स्टूडेंट्स ही गुड इवनिंग करेंगे तो गुड इवनिंग चलता रहेगा पूरी क्लास में। थोड़ा इस पर ध्यान दे। ये गुड इवनिंग वाला सेशन हमारा ओवर हुआ। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स मुझे टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चंस को नोट करूंगा। इनको नोट करने के बाद आपको क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूंगा। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और हाथ के हाथ मेरे साथ नोट करते जाइए और ये देखिए कि कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पर हमें कौन सी नाउन का यूज करना है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उन सबको लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज लिखी है, कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर एरर्स हैं। देखो गाइस, हमारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और हम गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमें नाउन की प्रॉपर जानकारी नहीं होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। आइए गाइस, हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहां पर कोई एरर है, उसको हम किस तरह से टेक कर सकते हैं। देखो, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसका अर्थ हुआ कि बैक्टीरिया जीवन की एक सामान्य फॉर्म है। अब यहां देखिए, बैक्टीरिया ऐसी नाउन है बैक्टीरिया, इसके साथ में ये खुद ही प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आई मीन मेरी करने का अर्थ है कि यहाँ ये नाउन है बैक्टीरिया, जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में रहती है। ये हमें याद रखना है। आप साथ के साथ नोटबुक में नोट करते जाइए कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स थी, एरर क्या था, और उस एरर ये था, देखो ये प्लूरल है तो ये गलत है यहाँ पर, यानी ये इज गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म में है। देखो, आई वॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। हमें पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यहाँ पर हमारे पास में डजन लिखा हुआ है और डजन और जो नाउन है उस नाउन के बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन है। तो इस चीज को लिखने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसा लिखिए 4, इसको हटा दीजिए 4 डजन मैंगोज, फिर सही हो जाएगा ये। अब देखो, ऐसा तो करना नहीं है, हमें तो कोई ना कोई एरर निकालना है और वहां उसको सही करना है। ऐसा नहीं कि जो कोई चीज लिखी है उसको हटाकर उसकी जगह दूसरा लिख दे, ऐसा नहीं करना। आपको जो लिखा हुआ है वो गलत है, रॉन्ग है, उसको करेक्ट करना है। तो देखो यहाँ क्या होगा, अगर आप इस प्रीपोजिशन को लिखते हो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस वाली नाउन को आपको एडजेक्टिव को आप क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोल के बता रहा हूं आपको, 2000 रुपीज। अब देखो मैंने क्या लिखा, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पर ये हमारे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ क्या हुआ, ये दोनों एडजेक्टिव है लेकिन हमने इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं की, इसलिए ये सिंगुलर में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे ऑफ लगा देता या कोई प्रीपोजिशन लिख देता तो इसका सीधा सा अर्थ होता कि ये गलत हो गया। फिर हमें 2000 ऑफ रुपीज लिखना पड़ता। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये डजन गलत है यहाँ पर, यानी डजन्स ऑफ मैंगोज होगा। अंडरस्टूड? यहाँ क्या करती है, यहाँ पर ये
जो डजन लिखा हुआ है ये सही भी हो जाता है। स्टूडेंट्स बात को समझिए, ये सही हो जाता कब, अब सही है, बट हमारे पास में पहले से यहाँ पर ओक लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों, इसका रीजन क्या है। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 आया हुआ है, 4 के जस्ट बाद में 4 हमारी वो एडजेक्टिव है और ये प्लूरल फॉर्म में होता है, इसके बाद में आने वाले नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको डजन्स करेंगे। तो यहाँ क्या करती थी, देखो डजन, अब डजन्स अब सही हो गया ये, यानी कि आई बोट 4 डजन्स ऑफ मैंगोज, ये करेक्ट हो गया। अगर ये ओक नहीं होता तो फिर ये सही हो जाता, इसको भी आप याद रखिए। सचिन स्कोर्ड 50 इन द फर्स्ट इनिंग। देखो स्टूडेंट से देखिए, सचिन ने पहली इनिंग पारी में, फर्स्ट पारी में 50 बनाई, 50 लगाई। तो देखिए अब यहां पर ये हमारी वर्ब हुई, सचिन सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 समझ गया, 50 रन बनाई इन द फर्स्ट इनिंग। जो ये इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। हिंदी में बोलने में पहली पारी, और ये पहले से ही लिखा रहता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि इनिंग्स होती है, इनिंग नहीं होती। जो हम हिंदी में बोलते हैं एक है, बट हमें इंग्लिश में उसको इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा, प्लूरल फॉर्म में ही आती है, इंग्लिश गलत है हमारे वहां पर। तो देखिए नाउन गाइस, ये समझिए कि ये ऐसी नाउन है जिसको हमेशा हमें इस स्पेलिंग में लिखना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्स में अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है तो आप इसे याद रखिए कि इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है। अब देखिए इसको देखते हैं, हमारे थर्ड तक के सेंटेंस क्लियर हुए। इनमें अगर कोई डाउट है आपके तो मुझे कमेंट्स करके बताया। देखो, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि पीपल को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं अगर एक ही कंट्री के व्यक्तियों की बात की जाती है, बट यहाँ पर वर्ल्ड, संसार के सभी देशों की बात की जा रही है, यानी वर्ल्ड के कंट्रीज की बात की जा रही है, तो उनके लोग भी अलग अलग होंगे। इस कारण से यहाँ पर ये हमारा ये जो वर्ड है पीपल, ये गलत है, इसकी जगह पर पीपल्स होना चाहिए। मैंने आपको पिछली लास्ट वाली क्लास में बताया था कि पीपल का अर्थ क्या होता है और पीपल्स का अर्थ क्या होता है, इस बात को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये गलती थी। आई मीन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सभी सेंटेंस में कोई न कोई नाउन की मिस्टेक है और वो हमें सही करनी है। अब देखिए यहां समझिए, देखो, डोंट डिस्टर्ब मी एज आई हैड मेनी वर्क। देखो यहां पर ये राइटर, ये स्पीकर ये कहना चाहता है, सेंटेंस का मीन ये है कि मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा कार्य है, यानी बहुत ज्यादा कार्य रखता हूं। गाइस यहां पर जो ये मेनी लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। आपको मैंने एडजेक्टिव वाली क्लास में बताया था कि ये गलत क्यों है। मच और मेनी का यूज कहां होता है? मच का यूज अनकाउंटेबल से पहले होता है और मेनी का काउंटेबल से पहले होता है। हम इस बात को समझ चुके हैं। यदि वर्क ऐसी नाउन है, अगर इसके साथ में एस जोड़ते हैं तो उसका अर्थ हमारे लिटरेचर से जुड़ जाता है और उसका अर्थ होता है रचनाएं। यानी हम कोई भी राइटर या पोइट कोई चीज लिखता है तो उसको हम वर्क्स बोलते हैं। आई मीन मैं कहना चाहता हूं कि वर्क ऐसी नाउन है जिसका कभी कार्य के अर्थ में प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, वो सिंगुलर रहती है। अगर आपने यहाँ क्या लिखना होगा, ये देखो ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर आई हैड मेनी वर्क, क्योंकि मेरे पास में कई ज्यादा कार्य है, तो यहाँ पर मेनी गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? मच आएगा। अंडरस्टूड? कोई भी डाउट्स हो तो आप समझने की कोशिश कीजिए और मेरी पिछली वाली जो सभी क्लास है उनको देखिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। आई न्यू द टाउन हॉल। देखो आई न्यू द टाउन हॉल, मैं टाउन हॉल को जानता था, सो इसलिए आई एडवाइज हिम वेयर टू गो, इसलिए मैंने उसको सलाह दी कि वहां जाना है, यानी जहां जाना है उसकी सलाह दी। अब देखो गाइस इसको समझना, एडवाइस ADVIC एडवाइस सलाह होती है, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन है, वर्ब नहीं है। जबकि हमें यहाँ वर्ब लिखनी है, यहाँ पर देखो स्पेलिंग में C लिख दिया है जबकि S होना चाहिए एडवाइस, तो एडवाइस होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर एडवाइस होना चाहिए।
इसकी जगह पर एडवाइज लिखना चाहिए, VISED। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, देखो विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोइट्रीज। देखो विलियम शेक्सपियर हमारे पोइट का नेम है, इज नोन फॉर प्रसिद्ध है, फॉर हिज ड्रामाज अपने नाटक से ज्यादा पोइट्रीज। देखो गाइस पोइट्रीज यानी पोइट्री हमारे कहने का अर्थ है कविताओं से मीनिंग है, पोएम्स से मतलब है। जब भी हम पोइट्री लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है कविताएं, बट हम पोइट्रीज लिखते हैं यानी उसकी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं तो उसका मीनिंग होता है रचना यानी कविता लिखने की कलाएं। स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ स्किल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं उसकी पोएम्स की, यानी उसकी जो पोएम्स हैं यानी जो कविताएं हैं उनकी बात करें तो ये हमारा यहाँ गलत है। यहाँ पर अर्थ यहाँ पर लिखा जाएगा पोइट्री। अब सही हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि पोइट्री पोएम्स के मीनिंग में कभी प्लूरल नहीं बनती है। He should understand that mathematics are very important। देखो should लिखा हुआ है, understand फर्स्ट फॉर्म है, that मैथमेटिक्स देखो ऐसी नाउन है जिसके लास्ट में ICS एंडिंग होती है। फिजिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, जो भी ICS एंडिंग नाउन्स होती हैं उनको हम प्लूरल नहीं मानेंगे, वो सिंगुलर होती है। तो ये हमारा आर यहाँ पर गलत है, इसकी जगह पर इज होना चाहिए। आर रॉन्ग यहाँ पर, इसकी जगह पर इज होना चाहिए। आई होप आप इन सबको समझे होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाओ। आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। यहाँ पर आपको सभी तरह की एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेस पर मैं तैयारी करवाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझिए। देखो स्टूडेंट्स, हम इन सारे और सेंटेंस देखते हैं और इनमें एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उसका करेक्शन करते हैं। आवाज़ को लेकर इश्यू है, देखना। हेलो, आवाज़ को लेकर इश्यू है, देखना 1 मिनट के लिए। आप क्लियर आ रही है आवाज़? ओके, वेल डन। देखो हमारे पास में जो सेंटेंस लिखे हुए इनमें कोई ना कोई एरर्स हैं गाइज, हम उनको फाइंड आउट करते हैं और उनका करेक्शन करते हैं। देखो दे गिव अस मच इंफॉर्मेशंस विच वी नीडेड। अब देखो यहाँ देखते हैं उन्होंने वो हमें ज़्यादा सूचनाएं दी। आई मीन मेरे कहने का अर्थ देखो ये मच और इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन ही होती है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या ES प्लस नहीं करते। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमारी क्या गलती थी? इन्फॉर्मेशंस गलत है, यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन ही आएगा। अंडरस्टूड? द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो मैनेजमेंट कमेटी है ना, वो डिवाइडेड है, यूनाइटेड नहीं है। तो देखो डिवाइडेड होगी, कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और जब डिवाइड होगी तो उनके मत भी अलग अलग होंगे, और यदि यूनाइटेड हैं तो उनका मत भी एक होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब डिवाइडेड हो, उनके अलग अलग मत हो, तब हमें क्या, इसको क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। तो ये वोज हमारा यहाँ गलत था, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर। अगर ये यूनाइटेड होती, एक ही राय देती, यानी एक मत पर एक राय हो जाते, तो फिर क्या होता? फिर वोज सही था। देखो आई बोट ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल। देखो गाइज, स्टेशनरी, सीनरी, पोइट्री, पोल्ट्री, केटल, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। देखिए सीनरीज का अर्थ क्या होता है? दृश्य। दृश्य बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट काउंटेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या है? ये वाला हमारा जो नाउन है ये रॉन्ग है। यहाँ पर ये IES नहीं जुड़ेगा, यानी स्टेशनरी लिखना है केवल आपको, स्टेशनरी, यानी कि हमारे
हम बुक्स को गिन सकते हैं, नोटबुक को गिन सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट स्टेशनरी। यू कैन बाई द सेसर्स दैट इज शार्प। देखो इसको सीजर्स पढ़ते हैं, सॉरी इसको सीजर्स पढ़ेंगे। यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, तुम्हें खरीदना चाहिए। यहाँ देखिए हमारे पास में ये नाउन है, ये हमेशा जब भी लिखते हैं हम इसको ट्राउजर्स होता है, जब भी इनको लिखते हैं तो इनके लास्ट में एस जुड़ा रहता है। और यहाँ जो हमारी वर्ब आती है, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है, रिलेटिव क्लॉज में पढ़ाया है कि जो ये वर्ब आएगी ये एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। दैट के बाद में जो वर्ब आएगी, आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो उसके एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के अनुसार आएगी। अब ये प्लूरल फॉर्म में है, सेसर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनमें दो पाए होते हैं, बाइनोकुलर्स जिनमें दो चीज़ें होती है, उनमें क्या ग्लासेज, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें इनको दो मानकर बात करते हैं हम, तो प्लूरल फॉर्म में आती हैं। और यहाँ ये इज गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आर आना चाहिए। दैट के बाद में जो वर्ब आएगी दैट से पहले वाली नाउन के अनुसार आएगी। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स है, सॉरी हॉट केक्स। अब देखो मैंने अभी बात की थी स्टेशनरी, वैसे सीनरी ये भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी कि सीनरी ही सही होगा, स्टेशनरी सही होगा, पोल्ट्री सही होगा, पोल्ट्रीज गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारी गलती क्या थी, यहां पर एरर था सीनरी का। वी शुड नॉट बी एबल मिजरली, मिजरली यानी हमें कंजूस नहीं होना चाहिए इन गिविंग आर्म्स टू द बेगर्स, यानी भिखारियों को भिक्षा देने में हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। तो भिक्षा के लिए देखो ये गलत है ना, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ तो ALMS होना चाहिए। आर्म्स ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाती है, आई मीन मेरे कहने का अर्थ स्पेलिंग में उसके लास्ट में S होता है। तो इस तरह से देखो हमने इतने सारे सेंटेंस आपके सामने क्लियर किए और ये समझने की कोशिश की कि नाउन से एरर्स कैसे बनते हैं, हमें उनको करेक्शन, उनका करेक्शन किस प्रकार से करना है। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप डाउट्स के लिए कमेंट्स कर सकते हैं, इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और आपका सभी होमवर्क आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने और कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं और इनसे हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उसका करेक्शन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। वेंट है, यहाँ पर वांट नहीं है, वेंट। आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक्स हैं? देखिए गाइज, हमें ये चीज़ पढ़ने को मिली है कि हम कजिन लिखते हैं तो फिर उसके बाद में सिस्टर्स या ब्रदर्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उसी में सेंस मिला रहता है। यानी कजिन करने से हमारा मतलब ये होता है कि हमारा ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन उसी के साथ में हम सिस्टर्स या ब्रदर्स नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये गलती थी। अब इसको भी याद रखिए, कजिन वर्ड ही ऐसा वर्ड है कि इसके सेंस, इसी में सेंस मिले हुए हैं कि ब्रदर हैं या सिस्टर्स हैं। देखो, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स रोहन्स हाउस। देखो, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ये उसके मित्र रोहन का घर है। अब देखो, ऐसे जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी अधिकार भाव रखने के लिए कुछ लिखते हैं, तब हमें एक बात याद रखनी होती है, जो ये हमारा एडजेक्टिव है, ये फ्रेंड भी एडजेक्टिव है, और रोहन तो अपोस्ट्रोफी केवल लास्ट वाली नाउन पर ही लगती है, न कि इसके बीच वाले नाउन पर भी। तो आई मीन मेरे कहने का अर्थ ये वर्ड हमारा गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, केवल फ्रेंड होना चाहिए। इज फ्रेंड रोहन्स हाउस, अब सही हो गया ये, उसके मित्र रोहन का घर, नहीं उसके मित्र का रोहन का घर, ऐसा थोड़ी होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरी बात, जब भी हम
अधिकार भाव रखने के लिए यानी पोसेशनशिप के लिए, ओनरशिप के लिए कोई चीज़ बोलते हैं तो लास्ट वाली नाउन पर ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। देखो ये सेंटेंस में बताता है कि आपको ये दवाई है दिन में 3 बार लेनी है, 2 चम्मच भर के। इसका अर्थ हुआ 2 चम्मच भर के। अब देखो ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक स्पूनफुल एक वर्ड है हमारा, वैसे स्पून अलग होती है चम्मच और चम्मच भरकर, लेकिन हमने इन दोनों को मिलाकर एक 1 वर्ड बना दिया। तो गाइज जब भी हम 1 वर्ड बनाएंगे तो हमारा जो ये एस है ये लास्ट में लगेगा, बीच में कैसे लगेगा भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यानी स्पूनफुल्स ये हमारा वर्ड बनेगा, स्पूनफुल नहीं बनेगा। 2 चम्मच भरकर मेडिसिन्स 3 times a day। तो आप इसको समझ गए, 1 वर्ड में लास्ट में, यानी आपने 2 सेपरेट वर्ड से या 2 वर्ड से मिलाकर एक नया वर्ड बना है, वो 1 वर्ड है, तो उसके लास्ट में हम एस लगाकर उसको प्लूरल बनाएंगे। ऑल, अब देखो ऑल इज सिस्टर्स इन लॉज। अब यहाँ क्या हुआ देखो, अगर हमें इन दोनों को अलग अलग लिखना, देखो यहाँ पर हाइपर लगे हुए हैं, तो इन तीनों का हेड वर्ड, रूट वर्ड कौन सा है, लॉज थोड़ी है, इन तीनों का ये है। तो यहां क्या हुआ, ऑल इज सिस्टर्स इन लॉ, न कि सिस्टर्स इन लॉज, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहां पर जो इसका रूट वर्ड है उसी का प्लूरल बनाना है। तो यहां पर हमारे पास में एरर कहां था, इस वाले पार्ट में एरर था। यहां पर क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर, यहां पर डजंट मिस डबल है, हर रियल सिस्टर्स। देखो गुप्ताज। अब देखो जब भी हम इस प्रकार की अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी प्लस एस करते हैं, तो इसके बाद में कोई नाउन आनी चाहिए। मेरी बात समझ गए। अब बताइए यहाँ नाउन कहाँ है, किसी भी सर नेम के अगर हम द आर्टिकल लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ होता है गुप्ता परिवार पूरा, उनके वाइफ, उनके डॉटर्स, उनके सन्स सब आ गए इसमें। बट देखो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है ये अपोस्ट्रोफी प्लस एस है, ये कोई ना कोई नाउन लेता है। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये गलत, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, गुप्ताज होना चाहिए। अब इससे काम चल गया पूरा। गुप्ताज का अर्थ क्या हुआ, पूरा गुप्ता फैमिली। द पेटकॉप्स, इसका अर्थ का क्या हुआ, पूरी पेटकॉप फैमिली। ये आपके 10th क्लास में एक लेसन है द प्रपोजल्स, उसमें एक फैमिली की लेकर चर्चा करते हैं वो राइटर। तो मेरी बात समझ के, जब भी हम अपोस्ट्रोफी प्लस एस प्लस करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आए। जैसे कि यहाँ नाउन आई है रोहन्स हाउस, अगर मैं रोहन से लिखकर छोड़ देता तो फिर मीनिंग क्या निकलता भाई, रोहन का भाई क्या, रोहन का कार, घर, मकान जो भी है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है देखो, बट हम किसी के सरनेम में एस जोड़ते हैं तो सीधा एस प्लस करते हैं और उसका मीनिंग होता है पूरा परिवार। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो फिर भी कमेंट्स कीजिए, लिख रहे हो उनको नोट कीजिए आप, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिए, पूरी क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखिए। आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इनको। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं और एरर्स को सही करना सीखते हैं। देखो, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न मच मनी, यू आर दोज मैन, बताइए गलती बताइए, टेल मी एनीबॉडी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एरर भी कॉमन एरर इसमें। मिल गया आपको, किसी को मिला भाई, कमेंट्स करके बताइए। हाँ ओके करेक्ट। देखो यहाँ पर दोज लिखा हुआ है, दोज के बाद में ये क्या लिखा हुआ है भाई, वैसे मिल गया आपको, बताओ क्यों। ये दोज है ना, क्या है बताइए, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर मेन भी प्लूरल में होगा, तो ये गलत है, ये सिंगुलर है। यहाँ क्या होना चाहिए, एम ई एन होना चाहिए। अंडरस्टूड। देखो आगे देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसशिप्स। देखो बच्चे खेल रहे हैं और शरारतें कर रहे हैं। अब देखिए चिल्ड्रन के बाद में आर आता है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लेइंग लिखा हुआ है, सही है, मेकिंग सही है, लेकिन देखो मिसशिप्स क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की हम प्लूरल फॉर्म
नहीं बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये एस नहीं होगा, केवल मिसशिप होगा। यानी शरारतें हिंदी में बोलना बहुत ईजी है, लेकिन हिंदी वाले एटमॉस्फेयर से हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। हिंदी में मिसशिप्स मतलब शरारतें बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में केवल मिसशिप होता है। अंडरस्टूड। देखो टाउन्स आफ्टर टाउन्स, देखो ये क्या होता है, ये एक जब किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ते हैं तो पहली बात तो ये देखिए कि ये दोनों ही सिंगुलर में आते हैं। डे आफ्टर डे, वन बाई वन, समझ गए, वन बाई वन, एक एक करके। तो यहाँ क्या होगा, देखो डे आफ्टर डे होता है, डेज आफ्टर डेज नहीं होता, दिनों दिन, यानी कस्बे के कस्बे। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर ये हमारे दोनों गलत हैं, इनको सही करना चाहिए। और यहाँ पर देखो फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आती हैं, यहाँ पर भी वो हो जाएगा, वर्ब गलत हो जाएगा। यहाँ पर डबल मिस्टेक्स थी। शी रिफ्यूज टू वर्क, सॉरी रिफ्यूज टू कम बिकॉज ही हैड एन अर्जेंट वर्क टू डू। देखो पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है और शायद आपको लग रहा होगा कि कोई गलती नहीं यहाँ पर। तो सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया आने से, बिकॉज क्योंकि उसके पास में एक अर्जेंट वर्क था। देखो गाइज ये हमारी वर्क है, अनकाउंटेबल है, अर्जेंट इसका एडजेक्टिव है और एन आपने इसके आगे लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको आप काउंटेबल की तरह बिहेव कर रहे हो, जबकि ये तो गलत हो गया। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, देखो एन अर्जेंट वर्क की जगह पर अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क या एन अर्जेंट अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क लिखना होगा। आपको मैंने बताया था ये ऑफ अर्जेंट वर्क, पहले आपको बता चुका हूं मैं, यानी कि अ पीस ऑफ पेपर टू पीसीज ऑफ पेपर, इस तरह से हम इनको लिखेंगे अगर इनका हमें इनको काउंटेबल की तरह यूज करना है तो। आई होप आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर अर्जेंट के अर्जेंट वर्क को हम जो अनकाउंटेबल है काउंटेबल की तरह नहीं लिख सकते, अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क लिखना पड़ेगा, समझ गए। हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। 110% गलत है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज को समझिए। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्प गिल्टी। इसका अर्थ हुआ देखो सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसे दोषी सिद्ध दिया जाता है, दोषी सिद्ध किया जाता है। तो एविडेंस क्या है, देखो एविडेंस सबूतों हम हिंदी में बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में एविडेंस होता है, यहाँ पर एस गलत होगा, इसको नहीं लिखेंगे। हिंदी में हम सबूतों के को मद्देनजर रखते उसे फांसी की सजा दी जाती है, बट यहाँ पर हमें एविडेंस ही बोलना होगा, एविडेंसेस नहीं। अंडरस्टूड। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और आपका होमवर्क हमें व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास में और कुछ सेंटेंस हैं, इनको लेकर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें नाउन से रिलेटेड किस प्रकार के एरर्स मिलते हैं और हम उनका करेक्शंस कैसे करते हैं। देखो गाइज हम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। सभी देशों के व्यक्तियों को शांति के लिए कार्य करना चाहिए। बताइए मैं किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के पीपल की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, ऑल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो ऑल कंट्रीज के पीपल होंगे तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया नहीं आया बोलिए। अभी भी हमें इस तरह का सेंटेंस हमें अभी पहले किया था मैंने। देखो द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर, सॉरी ब्रदर होगा, ब्रदर्स। यहाँ पर ये मिस्टेक है। देखो ब्रदर्स हम कब बोलते हैं? जब हम एक हमारा रिलेशन ब्लड रिलेशन हो। देखो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। इसका मीनिंग हुआ हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा होता है या भाईचारे से रहते हैं। तो यहाँ हम ये नहीं कहना चाहते कि वो सगे भाई हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं THREN, ब्रदरन। ये इसके लिए सही वर्ड होगा। ब्रदर्स का अर्थ होता है जो सगे भाई हैं, उसका हम यूज नहीं करना सकता। दोनों सगे भाई तो है ही नहीं। देखो हर हेयर्स आर करली,
देखो गाइज मैं हेयर्स की बात करता हूँ तो हेयर हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन की हम प्लूरल फॉर्म बनाते नहीं हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन को हम किस प्रकार से समझेंगे, आप समझिए। देखो हम बालों की गिनने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पूरे बालों को गिनने में कितना समय लगेगा भाई। मैं 20 शक्कर के दाने लेकर आया, तो इसका अर्थ देखो 20 दाने, बता कैसे गिनोगे आप। 50 दाने लेकर आया, मैं 50 शक्कर लेकर आया। ये अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये हेयर्स गलत है, यहाँ पर हेयर आना चाहिए। अब जब भी हेयर लिखेंगे HAR तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी इज होना चाहिए। देखो जब हम इस तरह से गिन सकते हैं बालों को, जब मैंने ये शर्ट पहनी तो इस शर्ट पर 2 बाल गिरे हुए थे, यानी 2 बाल चिपके हुए थे, तो मैं उनको वहाँ पर गिन सकता हूँ। मेरे सिर पर 2 सफ़ेद बाल हैं, उनको गिन सकता हूँ, तो उस समय यह काउंटेबल की तरफ ये होगा। इसको आप इस तरह से याद रखिए। देखो आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो देखो गाइज आई लाइक फ्रूट्स, जब भी हम फ्रूट्स लिखते हैं तो खाने वाला फ्रूट्स नहीं होता, ये मेहनत का फल होता है। तो हम यहाँ मेहनत के फल की बात कर रहे हैं क्या। मैं कहना चाहता हूँ, देखो फ्रूट खाने वाला फल, और यदि आपने उसमें एस लगा दिया तो फिर मेहनत का फल। तो हमें यहाँ कौन सा फल चाहिए आपको। देखो हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जो खाने वाले फल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या ये सिंगुलर में ही लिखा जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी प्लूरल फॉर्म में इसका यूज करते हो तो इसका अर्थ होगा मेहनत का फल, जिसे हमें इस सेंटेंस में यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आई मस्ट कंटिन्यू माई स्टडी। देखो स्टडी में क्या होता है, हम एक स्टूडेंट की तरह सोचते हैं, आपको आपकी स्टडी अवश्य जारी रखनी चाहिए। तो हमें ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टडी वर्ड के अंदर हमें क्या इंग्लिश ही पढ़नी है क्या, बोलिए इंग्लिश ही पढ़नी है क्या। हमें मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, SS पढ़ना है, तो साइंस पढ़नी है। तो इन सब के लिए हम स्टडी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर स्टडीज होगा। अंडरस्टूड। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात करते हैं तब फिर स्टडी वर्ड सही होगा। सी गोट ओनली पासिंग मार्क्स, देखो हम इसका यूज करते आ रहे हैं। पासिंग मार्क्स, हम ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सी गोट ओनली पासिंग मार्क्स, उसे केवल पासिंग मार्क्स मिले। तो देखो यहाँ क्या है, ये मार्क्स पासिंग होता है, ये पासिंग इधर आगे पीछे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यानी मार्क्स पासिंग। आप सर्च करके देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, गूगल पर चेक कर लीजिए, कहीं डिक्शनरी में देख लीजिए आप। पासिंग मार्क्स नहीं होता, मार्क्स पासिंग होता है, इसको याद रखिए आप। ही इज ट्रू टू इज वर्ड्स। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हम इज ट्रू, वो सत्य हैं अपने शब्दों का। अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, ये काउंटेबल की तरह भी होता है, बट इसका सेंस अगर प्रोमिस से हो या अपनी बात से हो, किसी बात से हो, तब इसको सिंगुलर मानते हैं। अनकाउंटेबल की तरह भी होगा। अगर हम वर्ड लिखते हैं और उसका सेंस ये लेते हैं किसी एक शब्द से, अ वर्ड, हार्ड वर्ड बोलते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर हम एक कठिन शब्द की बात कर रहे हैं जो हमारे पैसेज में, लेसन में, किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। बट हम यदि इसी इस वाले वर्ड को हम प्रोमिस की तरह, यानी प्रोमिस के सेंस में यूज कर रहे हैं, तब ये अनकाउंटेबल होता है और ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो फ्यू वर्ड्स, अपने कुछ ही वादों को मानने वाला वो व्यक्ति है। हमने ये सेंटेंस हमें एडजेक्टिव वाली क्लास में उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ ये वर्ड्स गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, वर्ड। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जब भी इसको प्रोमिस की तरह यूज करते हो, प्रोमिस के सेंस में यूज करते हो, तब ये अनकाउंटेबल होता है और वहाँ सिंगुलर लिखा जाता है। द फर्स्ट इवनिंग इज ओवर। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, इवनिंग नहीं होता, इवनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर ये गलत था। आप इसको यहाँ सर्किल बनाकर इवनिंग्स लिख दीजिए, क्योंकि इवनिंग नहीं होता, इवनिंग्स होता है। द 10,000 आर अ बिग अमाउंट। देखो हमने इसके बारे में बात की थी गाइज, मैं आपको इसको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम इस प्रकार की कोई नाउन लिखते हैं, जैसे 10,000 लिखा आपने सीधा लिखा साहब 10 रुपीज। अब देखो 10 रुपीज, ये समझ गए आप। तो यहाँ क्या है, देखो आपने इसको देखकर इसको प्लूरल बनाया। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा आता
10 रुपी नोट्स। तो देखो अब यहां पर क्या हुआ, 2 10 रुपीज नोट्स, यानी 2 10 रुपए के नोट्स। तो इसको प्लूरल बनाया। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है लास्ट वाली जो नाउन होगी उसी को हम प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 ही लिखा हुआ है, ये लास्ट वाली नाउन है, तो इसको 10,000 या 10,000 करना होगा। 10,000 गलत है। आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ माई वर्क। अब देखो वही बात आ गई, यहाँ पर 2/3 ऑफ माई वर्क, तो 2 के बाद में थर्ड ऑफ लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले को भी आप प्लूरल बनाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रीपोजिशन नहीं होती तो सही हो जाता। बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 2/3, यहाँ पर थर्ड नहीं आएगा, 2/3 ऑफ माई वर्क। अंडरस्टूड? अब इनको नोट कीजिए।